हाय, वेलकम टू फिजियो इनसाइट। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट पे। एज वी ऑलरेडी नो, शोल्डर जॉइंट इज द कॉमनेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी विच गेट्स डिसलोकेटेड ईजिली। और शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेशन का सबसे बड़ा रीज़न उसकी स्ट्रक्चर है। यदि हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो शोल्डर जॉइंट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक आपका स्कैपुलर पोर्शन होता है और दूसरा जो है वो ह्यूमरल पोर्शन होता है। स्कैपुलर पोर्शन में ग्लेनोइड कैविटी होती है और ह्यूमरल पोर्शन जो है उसका ह्यूमरस का हेड होता है। यदि आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट किया हुआ है जहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइंट की बायोमैकेनिक्स के बारे में बताया है और वहीं पे मैंने शोल्डर जॉइंट के सारे स्ट्रक्चर्स के भी बारे में बताया हुआ है। तो शोल्डर जॉइंट के बारे में कुछ और फैक्ट्स के हम बात कर लेते हैं। ये कॉमनली एडल्ट्स में देखने को मिलता है, जबकि चिल्ड्रंस में बहुत ही रेयर होता है। मेल और फीमेल का कंपैरिजन देखें तो मेल्स आर मोर प्रोन फॉर शोल्डर डिसलोकेशन। ज़्यादातर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है जिनके अंदर, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। साथ ही साथ में यहाँ पे इंजरी या ट्रॉमा है तो दैट इज़ वन अदर थिंग जिसकी वजह से किसी को भी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल की वजह से हो सकता है। इसमें एक चीज़ और कॉमनली देखने को मिलती है कि हमारा जो एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, जिनके बारे में आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट शोल्डर डिसलोकेशन और इंस्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो शोल्डर जॉइंट की इंस्टेबिलिटी को क्लासीफाई करने के लिए व्हाट वी डू ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यदि हम इसको देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आपका एक्यूट होता है, दूसरा आपका रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन होता है एंड द थर्ड वन इज विच इज़ फिक्स्ड और क्रोनिक वन। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। तुरंत का हुआ डिसलोकेशन है, बार बार डिसलोकेट हो रहा है, या फिर डिसलोकेट होकर के फिक्स्ड हो गया या क्रोनिक कंडीशन में है। इसके अलावा इसके जो कॉज हैं उसके बेसिस पे भी हम शोल्डर डिसलोकेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं एज लाइक, या तो ये ट्रोमेटिक हो सकता है, ऑटोमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे ये खुद से ही डिसलोकेट हो जा रहा है, माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पे रिपीटेडली बहुत समय से माइक्रो ट्रॉमा जनरेट हो रहा है, वहाँ पे टिश्यूज़ जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो करके वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो गई है और टिश्यू डैमेज की तरफ जा रहा है। इसके अलावा देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेनाइटल कंडीशंस, जहाँ पे हमारा जो शोल्डर का स्ट्रक्चर है दैट इटसेल्फ इज़ नॉट कैपेबल इनफ कि वो होल्ड कर सके ह्यूमरल हेड को। साथ ही साथ में न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपकी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस की वजह से मसल्स वीक हो गई हैं वहाँ पे एंड दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू होल्ड द शोल्डर जॉइंट इन एग्जैक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसके ऐसे हो सकते हैं कि यदि हम हेमीप्लेजिक शोल्डर की बात करें तो वहाँ पे बहुत कॉमन है डिसलोकेशन देखने के लिए। तो दोज काइंड ऑफ कंडीशंस आर न्यूरो मस्कुलर कंडीशंस। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन जो है जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में डिसलोकेशन हो रहा है। उसमें पहला पॉइंट आता है एंटीरियर डिसलोकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा पॉइंट आता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन विच इज़ अ बिट लेस कॉमन। थर्ड वन इज़ इन्फीरियर डिसलोकेशन। देन फोर्थ वन जो है आपका वो होता है मल्टी डायरेक्शनल, जहाँ पे कई डायरेक्शन में डिसलोकेशन हो सकता है। यूजुअली जो हमें देखने को मिलता है वो एंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन जो है वो ज़्यादा कॉमनली हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम इसको और ज़्यादा हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का सेंस यहाँ पे जो हमारा डिसलोकेशन है वो कंप्लीट डिसलोकेशन है या पार्शियल डिसलोकेशन है, डिसलोकेट होकर के वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है, या फिर ये ट्रांजिएंट है जो बार बार डिसलोकेट होकर के अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है या डिसलोकेट हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम इसको यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये 4 बेसिस पे हम इसको शोल्डर इंस्टेबिलिटी को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे शोल्डर जॉइंट की यदि हम बात करें तो उसमें कौन कौन से डिसलोकेशन किस किस तरीके से होते हैं उन पे हम फोकस करते हैं। सो अब यहाँ पे बारी जाती है डिसलोकेशन के मैकेनिज़्म की।
तो यूजुअली जो हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन है उसकी यदि हम बात करें तो एंटीरियर डिसलोकेशन हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे हम फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड हो रहा है, जहाँ पे शोल्डर अबडक्टेड है, साथ ही साथ में एक्सटर्नल रोटेटेड है, एंड एडिशनली यहाँ पे जब आपका हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर होता है तो ये चीज़ें मिल करके डिसलोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपके एंटीरियर डिसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा डायरेक्ट फोर्स जो है जो कि आपके ह्यूमरल हेड को बाहर की तरफ ग्लेनोइड कैविटी से बाहर की तरफ पुश कर रहा है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन की यदि हम बात करें तो अ डायरेक्ट ब्लो ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर दैट इज ऑल्सो आपका पोस्टीरियर डिसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ में बहुत कॉमनली इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर एपिलेप्टिक कन्वल्शंस जो हैं वहाँ पे हमें पोस्टीरियर डिसलोकेशन देखने के लिए मिलता है। तो पहला एंटीरियर डिसलोकेशन, दूसरा पोस्टीरियर डिसलोकेशन के कॉजेज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नाउ इसके बाद बारी आती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो डिसलोकेशन है एंटीरियर डिसलोकेशन उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ था। यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें तो एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंड इंफीरियर डिसलोकेशन, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने पहले डिस्कस किया था डायरेक्शनल बेसिस पे। अभी हम आ जाते हैं इसके बाद एंटीरियर डिसलोकेशन पे। एंटीरियर डिसलोकेशन की यदि हम बात करें तो जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है ये ग्लेनोइड कैविटी से बाहर निकल करके एंटीरियरली जा करके रेस्ट करता है। इसको यदि हम सब क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो हेड की पोजीशन है तो हम इसको 3 पार्ट में सब क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है प्री ग्लेनोइड, दूसरा होता है सब कोरक्वाइड एंड तीसरा होता है सब क्लेवियन सब क्लेविकुलर। तो ये 3 यहाँ पे हमको एंटीरियर डिसलोकेशन के सब टाइप्स देखने को मिलते हैं। यदि इसको हम और फर्दर डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम देख सकते हैं। ना यदि हम एंटीरियर डिसलोकेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम इसको सब क्लासिफिकेशन में देखें तो इसको हम प्री ग्लेनोइड, सब कोरक्वाइड एंड इंफ्राक्लेविकुलर फॉर्म में देख सकते हैं। तो प्री ग्लेनोइड का मतलब हमारा जो हेड है वो निकल करके ग्लेनोइड कैविटी, एज यू कैन सी हियर दिस इज ग्लेनोइड कैविटी, इसके जस्ट सामने आकर के रेस्ट कर रहा है, इसको हम प्री ग्लेनोइड बोलते हैं। यदि यही हेड जाकर के कोरक्वाइड प्रोसेस के नीचे रेस्ट कर रहा है देन वी कॉल इट सब कोरक्वाइड। एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे ये और एंटीरियरली जाकर के आगे की तरफ जाकर के जो हमारा क्लेविकल है उसके नीचे जाकर के रेस्ट कर रहा है देन वी कॉल इट इंफ्रा क्लेविकुलर डिसलोकेशन। तो ये हो गए हमारे एंटीरियर डिसलोकेशन के टाइप्स। अब यदि हम बात करें पोस्टीरियर डिसलोकेशन की तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हमारा जो हेड है वो पोस्टीरियरली जाकर के रेस्ट करता है हमारे जो ग्लेनोइड कैविटी है उसके पीछे की तरफ। तो एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे हमारा जो हेड है वो यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि अभी वो यहाँ से डिसलोकेट होकर के पोस्टीरियरली चला गया है, जो कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। एंड एक्सरे में यदि हम देखें यहाँ पे तो ये जो हमारा हेड है ये पीछे की तरफ शिफ्टेड है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक्सरे में देखा जो हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन था वहाँ पे हमारा जो हेड है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड है, जबकि पोस्टीरियर डिसलोकेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हेड जो है वो हमारे ग्लेनोइड कैविटी के पीछे की तरफ जा कर के रेस्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट कम्स द इन्फीरियर डिसलोकेशन। यदि हम इन्फीरियर डिसलोकेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फीरियर डिसलोकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा जो ह्यूमरल हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी से निकल करके डाउनवर्ड डिस्प्लेस्ड हो गया है, जिसमें यूजुअली पेशेंट का पोजीशन जो है वो अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन में ही रहता है। ये किसी पुल की वजह से हो सकता है या फिर यहाँ पे एक्सर्शनल मूवमेंट की वजह से हो सकता है। यहाँ पे एक्सरे में यदि हम देखें तो ये हेड जो है ये ग्लेनोइड कैविटी से निकल करके डाउनवर्ड ये चला गया है। दिस इज आवर इंफीरियर डिसलोकेशन। नाउ इसके बाद बारी आती है पैथोलॉजिकल चेंजेस की। यदि डिसलोकेशन हो रहा है तो उसके साथ में क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, इसको हम 2 पार्ट में देखते हैं। एक होता है बैंकर्ट्स लीजन, दूसरा होता है हिल शैक लीजन। यदि हम बैंकर्ट्स लीजन की बात करें तो बैंकर्ट्स लीजन में हमें जो इंजरी देखने को मिलती है वहाँ पे हमारा ग्लेनोइड लैब्रम जो है वो टेयर हो जाता है। एज यू कैन सी हियर इट इज़ टेयर्ड फ्रॉम द
आपका जो बेसिक पोर्शन था वहाँ से ये टेयर होकर के अलग हो चुका है, और साथ ही साथ में हमारा जो ह्यूमरल हेड है वो जब एंटीरियरली डिस्प्लेस होता है तो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी का जो रिम है इसको भी तोड़ता हुआ चला जाता है। कई बार क्या होता है, ये एंटीरियर सरफेस पे और इंफीरियर सरफेस पे इंजरी क्रिएट करते हुए जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पेरीऑस्टियल सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है। देयर आर चांसेस कि हमको साथ में यहाँ पे बोनी चिप ऑफ भी दिखाई दे। यदि हमें यहाँ पे ऐसे ये जो बोनी चिप ऑफ दिखाई दे रहा है, जो डायरेक्शन में यहाँ पे एरो बना हुआ है, यदि हमें ऐसी कोई इंजरी दिखाई देती है तो दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे आपका जो है बैंकर्स लीजन हुआ है। देन वी कॉल इट बोनी बैंकर्स लीजन। यदि ये सिर्फ आपका जो ग्लिनॉइड लैब्रम है उसको टीयर किया है, देन वी कॉल इट बैंकर्स लीजन, और यदि साथ में बोनी इंजरी भी है देन वी कॉल इट बोनी बैंकर्स लीजन। इसके बाद बारी आती है हिल सैच लीजन की। कई बार क्या होता है कि जब रिपीटेडली डिसलोकेशन होता रहता है उस समय पे आपका जो ह्यूमरल हेड है उसका पोस्टीरियर लैटरल टिप जो होता है वो पोस्टीरियर लैटरल टिप आपके ग्लिनॉइड लैब्रम के साथ में बार बार उसका इंजरी होता रहता है और वहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है। दिस डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस डिप्रेशन को हम हिल सैच लीजन के नाम से जानते हैं। दिस डिप्रेशन इज नोन एज हिल सैच लीजन। सो नाउ अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस हम किस बेसिस पे करते हैं? डायग्नोसिस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला कि हमारा पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या है, वो किस तरीके से ओपीडी में प्रेजेंट हो रहा है। दूसरा या फिर हिस्ट्री ऑफ इंजरी क्या है। तो यदि हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो पेशेंट यूजुअली अपने हाथ को दूसरे हाथ से सपोर्ट करके लेकर के अंदर आएगा। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हम एक देख सकते हैं, साथ ही साथ में पेशेंट का लिम्ब एटीट्यूड देख सकते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पेशेंट के प्रेजेंटेशन के ऊपर। साथ ही साथ में हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो शोल्डर की सिमेट्री है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार जो हिस्ट्री की इंजरी है वो भी हमें एक आइडिया देती है जिसके बेसिस पे हमको डायग्नोसिस के लिए ध्यान दे सकते हैं, जिसमें हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी था या हिस्ट्री ऑफ फॉल था वो भी हमें एक आइडिया देता है कि कहाँ पे इंजरी हुई होगी या किस लेवल पे इंजरी हुई होगी। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वाइल डायग्नोसिस। इसके अलावा डायग्नोसिस में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है हम एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखना है, हमें शोल्डर जॉइंट के सिमेट्री के बारे में देखना है, हमारा शोल्डर जॉइंट जो है उसका रेंज ऑफ मोशन कैसा है, एंड द थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लिनिकल टेस्ट हम कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। तो यूजुअली जो सबसे डायग्नोस्टिक पर्पज़ में जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं उसमें आपका डुगास टेस्ट है, रूलर हैमिल्टन टेस्ट है। देन अपार्ट ऑफ दिस इसके बाद हम यहाँ पे एप्रीहेंशन टेस्ट, लोड शिफ्ट टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट के बारे में मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स का जो मैंने वीडियो बनाया था प्रीवियसली उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे ये क्लिनिकल टेस्ट देख सकते हैं। देन अपार्ट ऑफ दिस हम उसके बाद रिलाई करते हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस पे। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है एक्सरे। एक्सरे के अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, बट यूजुअली एक्सरे के बेसिस पे हमें यहाँ पे जो चेंजेस हैं, बोनी चेंजेस हैं वो दिखाई दे जाते हैं। सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है उसका क्या एक्सटेंट है, यदि बैंकर्स लीजन है या अदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। कई बार रोटेटर कफ इंजरीज जो हैं वो होती हैं, तो उसके लिए हमें फिर दिस काइंड ऑफ जो हमारे रेडियो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन पर रिलाई करना पड़ता है। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट की यदि हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन का दो तरीके से हो सकता है। एक जहाँ पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यूज़ करते हैं और दूसरा हमारा जो है सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में व्हाट वी डू यूजुअली कि हम यहाँ पे रिडक्शन जो है वो अंडर एनेस्थीसिया हम लेते हैं। अंडर एनेस्थीसिया लेकर के इसको हम साथ ही साथ में यहाँ पे या जनरल एनेस्थीसिया या सेडेशन के अंडर में जो है हम रिलोकेट करते हैं, या फिर दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम सर्जरीज़ के थ्रू हम यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यदि हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं।
पहला जो है दैट इज़ रिडक्शन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें हमारा कोचेस मैन्यूवर होता है। कोचेस मैन्यूवर जो है वो एक टेक्निक है हमारे शोल्डर जॉइंट को रीलोकेट करने के लिए, जिसमें कई बार क्या होता है शोल्डर जॉइंट को रीलोकेट करने के समय पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि शोल्डर जॉइंट के आसपास में नर्व इंजरीज जो हैं वो ना उसको हम ना बढ़ा दें। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमको शोल्डर जॉइंट को रीलोकेट करना चाहिए। कोशिश करें कि कोई भी एक्सपर्ट पर्सन ही इसको परफॉर्म करे, नहीं तो इसमें इंजरी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि मैं इसके मेथड की बात करूं तो बेसिकली इसका जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, वी अप्लाई ट्रैक्शन, जो कि आपका एक्सियल ट्रैक्शन होता है। एक्सियल ट्रैक्शन विद द एल्बो फिक्स टू द राइट एंगल, जहाँ पे हम आपका ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एक जो कि ह्यूमरस के लाइन के एक्सेस में होता है। इसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसको हम एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर के जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अडक्शन अप्लाई करते हैं, शोल्डर जॉइंट को अडक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू इंटरनल रोटेशन। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहला पॉइंट हुआ ट्रैक्शन, दूसरा पॉइंट हुआ एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में ले जाने के बाद हम एडक्शन देते हैं। एडक्शन यहाँ पे देने के बाद नाउ व्हाट वी डू, वी इंटरनली रोटेट दिस शोल्डर। तो पहला क्या किया हमने, इसको ट्रैक्शन दिया है, दूसरा हमने एक्सटर्नल रोटेशन दिया है। एक्सटर्नल रोटेशन देने के बाद हमने इसको अडक्ट किया है, अडक्ट करने के बाद हमने इसको इंटरनली रोटेट कर दिया, और इस पोजीशन पे लाते ही हमारा जो ह्यूमरल हेड है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कोचेस मैन्यूवर। इसके बाद एक और मेथड है जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं करते हैं, दैट इज़ हिपोक्रेट मेथड। अभी ये मेथड उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है। कोचेस मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़ में होता है, बट दो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यदि हम बात करें आपके हिपोक्रेट मेथड की, तो हिपोक्रेट मेथड में थेरेपिस्ट जो है वो अपना एक लिम जो है, लोअर लिम जो है वो एक्जिला में फिक्स करता है, आर्म को सेमी अपडक्ट करते हुए, एंड एक एक्सर्शनल पुल जो है वो अगेंस्ट द एक्जिलर फुट से लगा करके पुल करता है, एंड लीवर बैक करता है हेड को वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए। दिस मेथड इज़ नोन एज हिपोक्रेट मेथड, लेकिन ये मेथड अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन जो हुआ है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लिकेशन को जो है हम लेट कॉम्प्लिकेशन और अर्ली कॉम्प्लिकेशन दो फेज़ में हम डिवाइड करते हैं। तो यदि हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व, दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द शोल्डर डिसलोकेशन। साथ ही साथ में लेट कॉम्प्लिकेशन की यदि हम बात करें तो रिकरेंट डिसलोकेशन जो है वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं शोल्डर डिसलोकेशन में, जिनको हमें समझना चाहिए। दैट इज़ आपका फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें वो है आपका एनाटॉमिकली अनस्टेबल जॉइंट, जैसा कि हम मार्फन सिंड्रोम में देखते हैं। या फिर यहाँ पे जो आपका हीलिंग हो रहा था वो बहुत अच्छा नहीं रहा इनिशियली आफ्टर डिसलोकेशन, और वो वापस से डिसलोकेट हो रहा है। या फिर पेशेंट जो है उसको एपिलेप्टिक पेशेंट है, उसको कन्वल्शंस आते हैं, देन देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट डिसलोकेशन। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे इसके। यदि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एज लाइक हम यदि यहाँ पे देखें तो सर्जिकल मेथड्स जो हैं उसमें बेसिकली आपका 4 सर्जरीज़ हैं जो कॉमनली परफॉर्म की जाती थी। वन वाज पुटी प्लेट ऑपरेशन, सेकेंड वाज बैंकर्ट्स ऑपरेशन, थर्ड वाज ब्रिस्टोज ऑपरेशन, एंड द फोर्थ वन इज़ आपका आर्थ्रोस्कोपिक बैंकर्ट्स रिपेयर। तो अभी जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है प्रोसीजर वो है बैंकर्ट्स रिपेयर। बैंकर्ट्स रिपेयर में भी आर्थ्रोस्कोपिक बैंकर्ट्स रिपेयर जो है ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि कभी इस पे भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो में इतना ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। होप यू गाइज लाइक इट, एंड प्लीज़ डू इनबॉक्स मी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो।